देखो अब वीडियो को नेक्स्ट वाले को आगे कंटिन्यू करें। एक छोटी सी नोट ले लेते फिर टॉपिक चेंज करेंगे। देखो चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है सपोज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला अपन ने लिखा है F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। अगर मान लो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा इट इज गिवन बाय E इंटू क्यू। ये कहां से है बता देता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यू को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया। पर मान लो अगर दोनों फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, दोनों फील्ड लगा दिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगा दिए, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी Fe प्लस Fm। सो ये वैल्यू डाल दो, Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। तो आप चाहे तो Q बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सा फोर्स है? लॉरेंट्ज फोर्स। तो ये नोट छोटी सी याद रखना कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फोर्स एक्ट होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फोर्स एक्ट होगा, बट अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो ये दोनों को ऐड किया है। देख लो, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, देख लो एक बार, फिर टॉपिक खत्म करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे चैप्टर। ठीक है, याद रखो दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो पार्ट अभी अपन ने खत्म किया है, इसमें अभी तक अपन ने क्या लिया है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर में भी चार्ज पार्टिकल काम है मोशन में, तो वो भी प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उन पे फोर्स कितना एक्ट होगा? चार्ज पे फोर्स कितना एक्ट होगा? बी क्यू वी साइन थीटा, और अगर वायर है तो बी आई एल साइन थीटा, ये हुआ है। पर अब हम लेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। अभी तक अपन ने खाली उन पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा वो निकाला है, अब अपन देखने वाले हैं कि करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए है बायर्स-वॉट लॉ। स्टेटमेंट नहीं है इसका, इक्वेशन ही उसका स्टेटमेंट है, तो लिखना कैसे याद रखो। तो अब एक zigzag वायर ले लेते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन बना रहे हैं रफ जनरलाइज्ड। तो ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट है dl, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है dl इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट है इधर, सो टेंजेंट बना लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl। ये है पॉइंट B जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सपोज, व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर dl, एलिमेंट वेक्टर बोल सकते हो उसको, लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये है पोजीशन वेक्टर समझो, या वेक्टर r जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है d, मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकालना है d। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू बायर्स-वॉट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो ये कितने डिस्टेंस पे r, और ये एलिमेंट की डायरेक्शन dl टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये dl और r के बीच में का एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाद में इंटीग्रेट कर देंगे जब लगेगा तब। Now, according to Biot-Savart law, the magnetic induction produced due to small current carrying element is directly proportional to current flowing through the conductor, directly proportional to length of the element। ये तो सिंपल है कि जितना ज्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितनी बड़ी लेंथ रहेगी छोटी वायर है कम मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
साइन ऑफ द एंगल बिटवीन DL एंड R। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, जैसे स्ट्रेट वायर में ये DL और ये R, दोनों के बीच में एंगल 90 स्ट्रेट वायर में, ये एलिमेंट है, उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल इधर, ये डिस्टेंस R, दोनों के बीच में एंगल 90, sin 90 इज 1, तो मैक्सिमम हुआ ना, sin 90 की वैल्यू 1 मैक्सिमम, डायरेक्ट वेरिएशन में आ गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को अगर यहाँ की जगह यहाँ बनाए तो आप मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यही बायट-स्वॉर्ट लॉ का, वेक्टर बाद में ले लेंगे, यही बायट-स्वॉर्ट लॉ का इक्वेशन है, या यही उसका स्टेटमेंट है सर। ठीक है, फिर से देखना, यही स्टेटमेंट है पर लिखना नहीं है, अगर आया स्टेट तो फिर ये मेंशन कर सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, फिर भी याद रखना, द मैग्नेटिक फील्ड produced due to small current carrying element, magnetic field produced due to small current carrying element is number 1 directly proportional to current flowing through the conductor, number 2 directly proportional to length of the element, number 3 directly proportional to sine of the angle between DL and R, and inversely proportional to square of the distance। ठीक है, सब समझ में आया? इसको कांस्टेंट डालते हैं, प्रोपोर्शनल की साइन होता है। इलेक्ट्रिक में हर जगह कांस्टेंट क्या डालता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 को एनालॉगस है म्यू 0 और 4 पाई वैसे, तो जहां-जहां 1/एप्सिलॉन 0 है वहां म्यू 0। ये 11th में भी कंपैरिजन में बताया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। ये है परमिटिविटी, ये परमियाबिलिटी, अभी लिखेंगे, ये फ्री स्पेस के लिए, ये भी फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो कांस्टेंट देखो, dB 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जैसे म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, where म्यू 0 is called permeability of free space या vacuum, and its value is म्यू 0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यूनिट याद रखना वेबर पर एम्पियर मीटर, और वी कैन राइट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये म्यू 0 की वैल्यू याद रखो, और उसको क्या बोलते हैं वो लिखो। म्यू 0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते, देखो म्यू 0 वैसे रखेंगे, ये 4 पाई अपॉन में ले लो, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, वैसे ही म्यू 0/4 पाई, 4 पाई इधर ले लेंगे तो क्या बचेगा 10⁻⁷। वही यूनिट वही रहेगा, वेबर पर एम्पियर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, बस याद रखो। तो हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, बस इतना खत्म हो जाएगा, यानी बायट-स्वॉर्ट लॉ हो गया। देख लो, तो ये इक्वेशन से आप इस एलिमेंट ने यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो निकाल सकते हैं, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, पर अभी नहीं, जहां काम गिरेगा वहां करेंगे उसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो देखो dl और r के बीच में का एंगल, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो ये मिटा देते हैं, ये याद रखो, म्यू 0 इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और ये याद रखो म्यू 0/4 पाई। ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, dB इज इक्वल्स टू I dl, तो dl तो वेक्टर में लेंगे, dl sin थीटा है, क्रॉस ले लिए r अपॉन r, एक कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट लिख लो, ये वाला ये लिख रहे थे, ये लिखो, सो कांस्टेंट है म्यू 0/4 पाई, फिर I कांस्टेंट वैसे रखेंगे, dl क्रॉस यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है dl क्रॉस r, और अपॉन में लेंगे r स्क्वायर,
अच्छा साइन थीटा कहाँ गया, साइन थीटा कहाँ गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखो dl, ठीक है, यूनिट वेक्टर है r मतलब मैग्नीट्यूड 1 और क्रॉस प्रोडक्ट हटाया इसीलिए साइन थीटा, तो r की वैल्यू 1 होगी यूनिट वेक्टर और साइन थीटा की ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो dl इनटू मैग्नीट्यूड 1 इनटू sin थीटा, तो वही बनेगा देखो dl sin थीटा या dl sin थीटा, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dB इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस, अब वेक्टर r लिखा है, यूनिट वेक्टर r की जगह वेक्टर r लिखा है तो नीचे करना r क्यूब, ये पहले भी समझाया है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि वेक्टर r हैज टू थिंग्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका तो आंसर 1 है, चलो हो गया, पर ये r एक्स्ट्रा आ रहा ना, तो वो r नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाना चाहिए, इसीलिए स्क्वायर की जगह क्या किया है क्यूब, ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर लिया तो r स्क्वायर ही रहने देना, वेक्टर r लिया तो r क्यूब कर लेना, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी डाला है, मैग्नीट्यूड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी यही आंसर फिर से बचेगा, या ये आंसर बचेगा फिर, समझ में आया, और ध्यान रखना dl क्रॉस r की जो वैल्यू है या जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन db की, dl क्रॉस r राइट हैंड रूल, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, dl क्रॉस r थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे ऐसे क्रॉस इनटू द पेपर, कैसी है इनटू द पेपर, तो dl क्रॉस r, ये dl ये क्रॉस r, राइट हैंड रूल, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो क्रॉस दीजिए इनटू द पेपर, तो dl क्रॉस r की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसकी है, तो ये बायट्स-वॉर्ड लॉ कंप्लीट हो गया, यहां लास्ट लाइन में लिख लेना कि दिस इज द स्टेटमेंट और इक्वेशन फॉर बायट्स-वॉर्ड लॉ, फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लेना, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 करंट, directly proportional to length of the element, directly proportional to sine of the angle between dl and r, and inversely proportional to square of the distance, ठीक है, तो ये हो गया बायट्स-वॉर्ड लॉ, अब इसका एप्लीकेशन देंगे, तो ये देख लो फिर एप्लीकेशन पे चलो, अब देखो बायट्स-वॉर्ड लॉ का पहला एप्लीकेशन, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट है इसलिए डॉटेड बता दिया, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, यहां निकालिए, सपोज दिस इज पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r वायर से, तो बायट्स-वॉर्ड लॉ के लिए एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे टोटल के लिए, ये छोटा सा एलिमेंट है dl इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है समझो l, तो एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस वही दिखाएंगे जो दिखाया था पहले स्मॉल r से, ये हो गया स्मॉल r से, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, थीटा कौन सा एंगल था dl एंड r, dl एंड r, ठीक है, तो इतने डायग्राम देखो, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है पहले वो निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बायट्स-वॉर्ड लॉ, बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, नाउ मैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू बायट्स-वॉर्ड लॉ कांस्टेंट था म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, अब डायग्राम में देखो एक बार, फिर उसको जो चेंज करना है वो करते हैं इन फिगर, ये देखो ये एंगल कितना रहेगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना रहेगा साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं साइन थीटा, ऐसा क्यों लिख सकते हैं देखो बता देता, क्वाड्रेंट वाले रूल के हिसाब से देखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा को लिखेंगे ऐसे, चलेगा, अरे ये हुआ है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो साइन की जगह लिखेंगे साइन और थीटा बाय 6, अब क्वाड्रेंट डिसाइड करो, पाई बाय 2 दो बार, 1 2 माइनस मतलब पीछे आएंगे थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन
पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू डालो, देखो क्या है, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो ये फिगर पर से याद रखो एक चीज, तो अपन ने ये किया है, ये एंगल कितना रहेगा पाई माइनस थीटा, लिख नहीं रहे यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ये थीटा है तो ये कितना है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट उसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं, अभी ये सॉल्व करके बताओ, ठीक है। एक चीज ये याद रखो फिगर पर से, और एक चीज ये याद रखो कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कौन सा थ्योरम लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये फिगर पर से दो चीजें लिखी है अपन ने, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, इतना देख लो। अब आगे, अब टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, क्या करना है, इंटीग्रेट, बताया था ना, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए टोटल निकालना तो इंटीग्रेट, पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान देना, अपर हाफ, इससे ऊपर वाली हाफ में अगर एलिमेंट डीएल कंसीडर किया है तो उतनी ही लेंथ एल पे, यहां पे भी एक एलिमेंट उतना कंसीडर कर सकते हैं डीएल, सेम डिस्टेंस एल, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड उतनी रहेगी जितनी यहां से, तो अपर हाफ से अलग मैग्नेटिक फील्ड, लोअर हाफ से अलग मैग्नेटिक फील्ड, तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये अपर हाफ में लिया था, अब ये लोअर हाफ में भी वैसे ही लेना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 2, सिर्फ वहां पे मेंशन करना कि 2 फैक्टर अराइज, क्यों आया, बिकॉज वी हैव एडेड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीएल इन अपर हाफ एंड डीएल इन लोअर हाफ, बस इसके लिए 2 फैक्टर आया, बस इतना ध्यान रखना, ये प्रॉपर्ली मेंशन कर देना, और फिगर में से क्या लिया है वो थोड़ा सा ध्यान देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ये देखना, ये बताया साइन पाई माइनस थीटा ये लिया अपन ने अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पर उसको साइन थीटा ये और ये इक्वल दिख रहे एंगल नहीं, पर ये अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आया, बताया अभी है, तो वो देखना। चलो आगे चलते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू इंफिनिटी, तो इट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट बाद में बाहर निकाल लेंगे, आई डीएल आर स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू डालो, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। नाउ ट्वाइस, 2 कैंसिल कर दो इससे, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, आई बाहर आर बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी डाल दो 0 टू इंफिनिटी, हाँ ये डीएल अपॉन ये आर क्यू, ठीक है। नाउ बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू आर, ये आई कैपिटल आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी dl अपॉन, अच्छा r क्यूब है, ये r स्क्वायर है, तो यहीं पे चेंज करना, देखो रूट में डालना है, तो r की वैल्यू रूट में, तो अपन ऐसे लिखते चलता है, देखो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, r का क्यूब और r की वैल्यू ये है रूट में, या 1/2 लिख लो, देखो फिर से r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, l स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर क्या लिख देंगे 1/2, तो r की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, ये 1/2 और ये क्यूब, सो r रेज़ टू 3/2, बस एक काम करना, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आंसर याद रखना i into r, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/r², लिमिट सब सॉल्व करके लेंथी हो जाएगा, वो मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, आपने भी सिर्फ इतना एक याद रखना कि इसका आंसर लिखना है 1/r², जब सामने आएंगे तो लगे तो सॉल्व करके देख लेंगे, सब्स्टिट्यूशन से लेंथी मेथड, तो इससे छोड़ दो उसको, सिर्फ इतना याद रखना इसका आंसर 1/r², फाइनल स्टेप लिख रहे हैं, सो b इज इक्वल्स टू म्यू 0
अपॉन 4 पाई। देखो यहाँ तक तो समझ में आया ना कैसे अरेंज किया है उसको। r क्यूब था, ये r की वैल्यू 1/2 और उसका कोई 3/2 से इसका आंसर याद रखो 1/r², बस इतना करना, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं, तो नहीं लिख लेते, नीचे नहीं लिखेगा, इंप्लाइज फाइनल आंसर है b = μ0, एक मिनट ये 2 है, तो यहाँ पे भी 2 करो और यहाँ पे 2 फ्लो में लिखते लिखते μ0/4 पाई लिख दिया, तो 2 इसके साथ कैंसिल कर दिया, μ0/2 पाई, μ0/2 पाई वो वैसे ही रहता है, ठीक है। आई आर सिर्फ ये देखो r क्यूब की जगह और प्रॉपर्ली याद रखो कि इसका आंसर ये लिखना है, तो सॉल्व कर लेंगे। μ0 और देखो फिर से 4 आ गया, 2 है 2 पाई, एक r कैंसिल, so it is I/r, so this is the final answer। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उसका फॉर्मूला है μ0I/2πr, μ0I/2πr। तो ये याद रखो, सिर्फ इतना याद रखना, इस इंटीग्रेशन का आंसर 1/r² लिखना है, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा वो, अगर प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो। टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर याद रखो, इसका आंसर ये लिखना है, बस आएंगे सामने तो अपन देखेंगे सॉल्व करने का, पर अभी फिलहाल ये डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। तो ये है पहला एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ तक तो पूरा समझाया ही है कैसे आया, ये 2 फैक्टर क्यों आया, अपर हाफ लोअर हाफ, ये भी पूरा समझा गया, ये 2 पाई ठीक है वो चेंज किया था, सिर्फ इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है, यहाँ तक तो पूरा मेथड से ही बताया, ठीक है। देखो r क्यूब की जगह यहाँ से वैल्यू डालेंगे r की, तो r⁻1/2 और ये क्यूब, तो r क्या हो गया 3/2, सिर्फ ये एक आंसर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ कैंसिल कर दिया, फ्लो में हमेशा μ0/4 पाई लिखते हैं इसलिए वो गड़बड़ होगी, तो याद रखना यहाँ से μ0/2 पाई हो गया, क्योंकि 2 इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो ये फाइनल आंसर है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज μ0I/2πr, μ0I/2πr, where r is the distance, ठीक है। देख लो फिर देखते हैं आगे। तो ये नोट डाउन कर लेना, सिर्फ एक थोड़ा सा याद रखना कि इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है 1/r², बस वो एक थोड़ा सा लर्न करना, बाकी तो पूरा मेथड से ही बताया। तो अभी जो फॉर्मूला आया वो याद रखना, ठीक है। अब ध्यान दो, नेक्स्ट सपोज दिस इज वन करंट कैरिंग वायर, I1 करंट कितना फ्लो हो रहा, सपोज I1, ठीक है। अब इसके आजू बाजू में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दूसरी वायर कंसीडर कर रहे हैं, दोनों में करंट अभी सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता, क्या फर्क आएगा वो देखेंगे। और इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा समझो I2। नाउ ध्यान देना, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स है, 2 वायर्स आजू बाजू में रखे। नाउ फर्स्ट वायर में से करंट पास कर रहे हैं, क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर में से करंट पास कर रहे हैं, क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी 2 करंट कैरिंग वायर दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब अपन ने 2 मैग्नेट आजू बाजू में रखे, या तो वो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे या वो 2 मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो देखना है कि कब अट्रैक्ट करेंगे और कब रिपेल करेंगे और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट वायर ले लेते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। देखो फिर से समझना, एक करंट कैरिंग वायर, ये दूसरी करंट कैरिंग वायर, इसमें से भी करंट पास हो रहा, इसमें से भी करंट पास हो रहा, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ये भी। अब 2 मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो वही देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ले लेते सपोज b। तो इस वायर की यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो देखते हैं। तो सपोज इमेजिन करो पहले ये वायर नहीं है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले लेते कितनी निकलेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला
B इज इक्वल टू ओबी लिया था म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। यहाँ डिस्टेंस r था तो r लिया है, यहाँ डिस्टेंस d है तो d लिया है, ये वाला फॉर्मूला था। अब अपन यहाँ अब ये भूल जाओ कि एक वायर है, समझो ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे B1 म्यू 0 I अपॉन 2 पाई d। 2 पाई r चाहिए था पर डिस्टेंस d लिखा है तो d लिखिए। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी करंट कैरिंग वायर रखेंगे जिसमें से करंट फ्लो हो रहा I2। तो इस वायर पे क्या एक्ट होगा, फोर्स, दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला BIL sin थीटा के लिए, ठीक है, BIL। तो B1 है वहां पे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है B1। अब इसको भूल जाओ, समझो ये नहीं है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां कितनी है B1, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वायर रखा है तो करंट है I2 और लेंथ को ऐसे लिखेंगे इनफाइनाइट है तो इंटीग्रेशन ऑफ d। देखो समझ में आ रहा है, फिर से देखो, फिर से बताता हूं। समझो ये वायर नहीं है अभी फिलहाल, तो इस वायर की वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है B1 और उसका फॉर्मूला ये म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r पर डिस्टेंस d है तो अपन ने d लिखा है। अब ये भूल जाओ कि ये वायर यहां मैग्नेटिक फील्ड है B1, उसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा है जिसमें करंट है I2, तो मैग्नेटिक फील्ड है B1 करंट है I2 तो फोर्स का फॉर्मूला BIL, मैग्नेटिक फील्ड B1 उसका खुद का करंट I2 और ये D। देखो समझ में आ रहा है, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। फिर से देखना, अब पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देते हैं। राइट हैंड रूल, थंब, ये देखो कर्व फिंगर्स, तो पहले देखना थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इधर से इधर। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा देते हैं क्रॉस इनटू द पेपर, ठीक है। समझो पहले ये वायर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी, कैसे दिए देखना, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर्स देखो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या लगा दिया, क्रॉस, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें रखेंगे करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा I2। अब राइट हैंड रूल लगा रहे, ये राइट हैंड थंब रूल लगाया था पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। अब किसकी डायरेक्शन निकालना है, फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे देखना, हाँ, करंट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर आई और इसका करंट, इसमें फोर्स एक्ट होगा ना तो करंट को इसका ही लेंगे ना, हाँ, ये करंट, अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड देखो इनटू द पेपर एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21 इसकी तरफ है, मतलब क्या हो रहा, अट्रैक्शन। अब इसने इस पे फोर्स एक्ट किया है तो ये भी इस पे फोर्स एक्ट करेगा। अब दो मैग्नेट है, कुछ भी रहो उनका मैग्नीट्यूड करंट कम ज्यादा कुछ भी रहेगा, पर दोनों जैसे पेन और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जितना फोर्स उस पे एक्सर्ट करेगा और भी उस पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी, समझा है पहले। तो ये भी फोर्स रहेगा इक्वल एंड अपोजिट। तो F21 फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, जो समझा दिया। अब फर्स्ट वायर पे सेकंड वायर भी फोर्स एक्सर्ट करेगी माइनस F12 डायरेक्ट लिख सकते हैं और उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट में आएगी, मतलब इधर। तो दोनों फोर्स ये F21 ये F12, ये वायर इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये वायर इस पे। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या आया, अट्रैक्शन, क्या आया, अट्रैक्शन। दोनों फोर्स सेम रहेंगे, एक का बता दिया दूसरे का भी लॉजिक वही है, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, सेम ये याद रखना। सो F21 इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू, और सॉरी यहां करंट I1 है, पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना, करंट I1 तो I1, सो म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई B इनटू ये है I2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ d है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये इधर डिवाइड कर दिया, इट विल बी म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई इनटू, तो F21 और F12 यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड वायर बाय द फर्स्ट वायर, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट वायर बाय द सेकंड वायर, दोनों इक्वल रहेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन। तो एक इधर आया रूल के हिसाब से, तो एक इधर आएगा, इक्वल रहेंगे, याद रखिए। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है
तो यही फोर्स रहेगा बट अट्रैक्शन रहेगा, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यही फोर्स रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन आएगा। ठीक है, तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स इतना ही रहेगा बट अट्रैक्शन, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो यही फोर्स रहेगा बट रिपल्शन, क्या आएगा? रिपल्शन। तो याद रखना, इफ I1 I2 आर इन सेम डायरेक्शन तो क्या होगा? अट्रैक्शन। इफ I1 I2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? रिपल्शन। फोर्स इतना ही रहेगा बट एक केस में अट्रैक्शन, एक केस में रिपल्शन। तो टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, या सॉरी नोट्स में इतना ही दिया है, फिर भी मैं रिपल्शन का एक बार डायरेक्शन बता सकता तुम लोगों को। ये बेटा ना यही रहने देते कंडीशंस है। फर्स्ट वायर, ये फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, बट अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते, देखते रिपल्शन आता है। ठीक है, पहले तो एरो एक दूसरे की तरफ आए, अब देखते हैं ना। फिर से राइट हैंड हो, देखो ये है करंट, ठीक है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है इनटू द पेपर। थंब देखो, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किधर आ रहा? करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, इसकी वही मैग्नेटिक फील्ड है, और थंब यानी ये डायरेक्शन है, तो इसका रिपल्शन फोर्स उधर है, इक्वल एंड अपोजिट। अब इधर आएगा तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए अपोजिट में आएगा। तो अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स का फॉर्मूला यही रहेगा, सेम। सिर्फ याद रखना, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन का फॉर्मूला है। तो एक वायर जितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, दूसरी वायर को उस पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी, इसलिए दूसरी वायर का नहीं निकल रहा है। ध्यान रखो, एक का एरो आ गया इधर, दूसरे का डेफिनेटली दूसरी तरफ आएगा, यानी रिपल्शन। और जब करंट सेम डायरेक्शन में था तो एक का एरो इधर आया तो एक का एरो इधर आएगा, यानी अट्रैक्शन। देखो, तो ये याद रखो, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। अच्छा, माइन्यूट चेंज है, कोई काम की बात नहीं है, ध्यान देना। F21 इज इक्वल्स टू μ0, ये लिख रहे हैं I1 अपॉन 2 पाई b, ये इनटू I2। सपोज लेंथ ले लिया L कैपिटल, तो फिर से लेंथ को डिवाइड तो इधर ही करना है, सो लेंथ इधर डिवाइड होगी, तो फॉर्मूला वही बचेगा फिर से, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट। सिर्फ यहाँ लेंथ इनफाइनाइट थी, और अपॉन में डालने के बाद फोर्स पर यूनिट लेंथ ही आएगा, और अभी भी फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अगर लेंथ ले भी लिया फाइनाइट तो भी वही रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0 I1 I2 upon 2 pi d, μ0 I1 I2 upon 2 pi d, where d is the distance between two wires। याद रखो, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपेल। ठीक है, तो रूल के हिसाब से बताया, ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्शन क्या रहेगा। फिर से एक बार बता देता, देखो अट्रैक्शन भी बता रहे, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो निकालो, इसकी वजह से राइट हैंड में, ठीक है, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर्स, देखो कर्व फिंगर्स इधर से इधर है, कर्व फिंगर्स, तो यहां लगा देते मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया μ0 I1 अपॉन 2 पाई d, डिस्टेंस d है इसीलिए d लिखा है, r लिखेंगे तो r भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो है V1 इट इज इनटू द पेपर, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी करंट कैरिंग वायर रखा सपोज, जिसमें करंट है I2, तो उस पे फोर्स कितना है तो देखो F is equals to BIL, इनफाइनाइट लेंथ है इसीलिए इंटीग्रेशन dl लिख दिया BIL की जगह। तो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी V1, उसका करंट है I2 और लेंथ है, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देखिए, करंट, ठीक है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन, मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, दोनों फिंगर हो गए, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आया F21, तो F12 इक्वल रहेगा उसके बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के तरफ है, मतलब क्या है अट्रैक्शन, और अपोजिट में रहा तो बता ही दिया क्या आएगा रिपल्शन। देखो तो ये थोड़ा सा याद है, ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट